बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में जो मुल्क में इस वक्त मारूजी हालात, सियासत, आइन साजी के हवाले से बात हो, कुछ शिकवे शिकायतों की बात हो, फिर 24 तारीख को जिसे कहते हैं ना फाइनल कॉल यानी कि एहतजाज की बात हो, और वो भी इस्लामाबाद की तरफ, जो कि बानी PTI की तरफ से ऐलान उनकी बहनों और उनकी अहलिया की जानिब से किया जा रहा है। उनकी सियासत में कौन कौन इस वक्त हुज़ कॉलिंग द शॉट्स, इसको भी देखा जाएगा साथ साथ। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो सियासी आइनी जो तरामीम की बात की जाए या कानून साजी की बात की जाए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाए, उसमें मुख्तलिफ केसेस हैं, उसमें ऑडियो लीक्स वाला भी आता है, अहम केसेस की तरफ दुनिया की तवज्जो है। लेकिन इब्तिदा हम करने जा रहे हैं, सियासत इज़्ज़त के लिए की जाती है और इस वक्त वफाक में ना सियासत है ना इज़्ज़त है, ये कहना है। और मुशावरत की बात की, उन्होंने कहा इत्तेहादी बने, आपके साथ बैठे और आपको इज़्ज़त दी, लेकिन आप इज़्ज़त नहीं देते, आप अपने वादों से फिर जाते हैं। दूसरा ये है कि आइन साजी में मुशावरत की ज़रूरत की बात की जा रही है और जिसे सियासी इत्तेहाद की तरफ भी इशारा किया। ये कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। इन तमाम हालात को उस पर अहाता करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कुछ स्मॉक की बात करेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क में, इवन इस्लामाबाद में भी अगर हम देखें तो ये मंज़र जो गुज़िश्ता कोई एक हफ़्ते से नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद में नहीं होता था पहले। और स्मॉक की सूरत हाल ये है कि पंजाब में बच्चों को छुट्टियाँ दे दी गई। इवन दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे एंट्री बैन कर दी गई है, यानी कि ज़्यादा ट्रैफिक ना आ सके। तो क्या ट्रैफिक इसका हल है, उसको बंद कर दिया जाए या फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए? इसका तदारुक करने के लिए जो कुछ हमने खुद किया उसके ऊपर नज़र षानी करने की भी ज़रूरत है। इस पर भी बात की जाएगी। मेहमान शुरा का तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं शेख आफ्ताब साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। खुश आमदीद कहते हैं शेख साहब आपको। हमारे साथ स्काइप पे तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, रुकन पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं इससे पहले के गुफ्तगू का स्टार्ट करूं, मैं ये लिंक दिखाना चाहूँगा आपको जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शिकवा किया है, इसको ज़रा देखिए, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब से मैं बात करना चाहूँगा, ये शिकवे शिकायतें इतना दूर चलने के बाद अचानक क्यों याद आ गए? ये फ्रेंडली फायर है या फिर ये हार्ड कोर जिसे कहते हैं इल्ज़ामात हैं? क्या देखते हैं इसको आप मंदुखेल साहब? जी आसिम रज़ा साहब, ये अचानक खबर नहीं है। आप अगर तमाम अपने चैनल समेत, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सअप कर लेता हूँ कि यही खबर 5 नवंबर को तमाम टीवी चैनल पे चल चुकी है और इस पे टॉक शो में भी डिस्कशन हुआ है कि बिलावल साहब की नाराज़गी क्यों है। तो इसको 24 नवंबर की PTI की जलसे से बिल्कुल न जोड़ा जाए। और जब सियासी पार्टी होती है या इत्यादी होती है या सपोर्टर पार्टी होती है, उनके बीच में गिले शिकवे भी होते हैं। और यकीनन को हम कोई जमहूरी पार्टी है, हम कोई इस तरह सर झुका के किसी के इशारे पे तो नहीं बैठने वाले हैं कि हम खामोश हो जाए और गिला भी ना करें। 2-3 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ मैं। पहले तो जो पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से थी, तो हमने पहले भी, आज से 6 महीने पहले हमने ये बात की मुख्तलिफ चैनल पे और हमारे पंजाब के रहनुमाओं ने भी बात की कि वहाँ पे जहाँ हमारे MPA MNA है, वहाँ उन डिप्टी कमिश्नर को लगाया गया है जो एंटी पीपल्स पार्टी। हमारा ये कहना था कि हमारी मर्जी का ना लगाया जाए, उन लोगों को लगाया जाए है जो मेरिट पे हो, कम से कम वो तासुबशुदा तो ज़्यादा तो ना हो। नंबर 1 बात। दूसरी बात, फिर वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट हो रही थी, वो भी आपने देखी है। गवर्नर के पास एक इख्तियार है कि वो साइन करने से पहले, इससे पहले मुझे याद पड़ रहा है लतीफ़ कोसा साहब जो आज PTI के है, मेरे तो उस्ताद भी रहे हैं और पार्टी में हम दोनों एक पोजीशन पे भी साथ साथ रहे हैं। तो उन्होंने तो हर चीज़ का, बल्कि मुझे बता रहे थे कि मैंने तो पूरा अदालत की तरह देख रहा हूँ, जो भी ऑर्डिनेंस बिल आता है मैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के रिजेक्ट करता हूँ। लेकिन फिर उसकी सूरत-ए-हाल में देखा कि अगर गवर्नर साहब ने कुछ वाइस चांसलर पे एतराज़ किया, तो जो उज़्मा साहिबा है, उनकी तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, उन्हें तो ना जाने क्या-क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी हम खामोश रहे। उसके बाद जाके जुडिशल कमीशन के हवाले से जो तमाम सूबों की नुमाइंदगी के हवाले से बात की थी, और जब तो बिलावल साहब उस कमेटी से निकल गए कि वो वहाँ भी उन्होंने वो इंसाफ नहीं किए जो इंसाफ चारों सूबों के साथ होना चाहिए। लेकिन आप फारूक नाइक साहब तो मौजूद थे उसमें? नहीं, फारूक नाइक साहब तो एक मेंबर है, बिलावल साहब भी थे, आपको याद होगा। तो वो बाद में निकल गए उस कमेटी से इसी पॉइंट पे। अच्छा, उसके साथ साथ
एक और पॉइंट था सिंध, जरा सिंध के ऊपर जो ना पंजाब में मजीद नहरें आप देख रहे हैं। पहले ही सिंध तबाहाल है, पहले भी सिंध सैलाब की वजह से या खुशसाली की वजह से बंजर जमीन होती जा रही है। तो उसमें आप मजीद जब नहरें निकालेंगे और वो नहरें न सिर्फ वो इर्सा की जो कवानीन है या मुआहदे है उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि सुबून के साथ ज्यादा है कि सिंध में तो फिर पानी कुछ नहीं आएगा। जहां अगर हिंदुस्तान पानी रोकता है तो हम पूरे पाकिस्तान चीख उठते हैं कि पंजाब में सबसे पहले पानी आ गया, हिंदुस्तान ज्यादा करे। यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर पंजाब इस तरह करेगा तो फिर हमारा भी हक है उस पर एतराज उठाना। तो आप इन सारी चीजों को मंदू खेल साहब, ये तमाम चीजें एनएफसी अवार्ड के अंदर ये तमाम चीजें तय हो चुकी हुई हैं पहले से। जी, एनएफसी अवार्ड पे तय हो चुकी है सारी चीजें। तो उसके बाद ये वाला जो अभी नहरें निकाल रही, जो हमारे सिंध के सदर निसार कोड़ो साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन खदशात का इजहार किए, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप कम से कम हम आपके एहतियाती है, हम कोई पीटीआई तो नहीं है आपके साथ के आप उनसे न मशवरा करें, हम तो आपके साथी है, सपोर्टर है। आज अगर हम अपना कंधा जी बिल्कुल, तो आप आईनी मुशावरत के हवाले से, साहब आईनी तरमीम के हवाले से और कानून साजी के हवाले से भी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किया गया उस पर भी उन्होंने शिकवा किया। बहुत सारी चीजें एक पॉइंट तो नहीं है जी। मैं शेख आफ्ताब साहब से रिप्लाई देना चाहूंगा। आफ्ताब साहब, कैसे देखते हैं तारीख? एक तो बड़ी कोइंसिडेंस है जो बाज़गश्त हो रही है और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद कोई एक नया अलायंस और यानी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई शायद मुशावरत होनी शुरू हो गई है या हो रही है। तो आप समझते हैं कि आप लोगों के लिए टफ टाइम है बिलावल साहब का एकदम शिकवों का इजहार कर देना? हम साहब, बात ये है कि मेरा पीपल्स पार्टी के साथ असम्बली के अंदर 30 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है। में मैं फर्स्ट टाइम अल्लाह की मेहरबानी से मैंने बने था और मैं पार्टी का चीफ विप था और खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ विप। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कभी हम गवर्नमेंट में आए, कभी वो गवर्नमेंट में आए, छोटी मोटी तलखियाँ वो एक नेचुरल फेज है, होती रहती हैं, लेकिन हम आपस में कभी कोई मेजर इशू नहीं आया था। बड़े अफाम तफहीम से उनकी गवर्नमेंट नहीं आफ्ताब साहब, ऐसा नहीं है। हमने दस्तो गिरेबा भी देखा असेंबली के अंदर आप लोगों को बजट सेशंस के ऊपर। ये आपको भी याद होगा, हम भी असेंबली में मौजूद थे 2 मरतबा, बल्कि 2-3 मरतबा हमने देखा कि दस्तो गिरेबा भी हुआ, बल्कि मुकाला तक चली। देखिए बात ये, वो इंडिविजुअल्स करते हैं। अच्छा, वो पार्टी नहीं होती। वो अगर वहां पर अगर खुदा न खास्ता किसी के दरमियान तलखी हो गई 2 मेंबरान के दरमियान, तो वो उनका जाती मामला होता था, उसमें कोई पॉलिसी मैटर नहीं होता था कि खुदा न खास्ता हमें कोई हदायत होती थी या पीपल्स पार्टी को हदायत होती थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा बड़ा एक गुर्बत गुजरी है, बड़ा एक अरसा गुजरा है। और आज भी अगर आप देखें कि इम्पोर्टेंट जो हमारी मीटिंग होती हैं उसकी सदारत तो खुर्शीद शाह साहब करते हैं, उसमें हम हमारे भी होते हैं, लेकिन सदारत उन्हीं को दी जाती है। तो वो अगर कोई ऐसे वैसे मामला हुई हैं, मैं भी क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि 90 ऑनवर्ड ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो वो उनकी जाती बातें हो जाती थी, उसमें पार्टी पॉलिसी का कोई ताल्लुक नहीं होता था कि खुदा न खास्ता। अब इस इशू को कैसे देखते हैं? ये जो एक नई चीज बहस बन गई है कि 24 की कॉल है, फाइनल कॉल है बानी पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद की तरफ, और अचानक ये चीज भी पाइल अप होना शुरू होगी कि पीपल्स पार्टी भी नाराज है। नहीं, पीपल्स पार्टी को हम कैसे नाराज कर सकते हैं? हमने जब से लंदन में मुआहदा हुआ था मोहतरमा के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उसके बाद जो है हम एक यकजान एक कालब होकर चल रहे हैं आपस में। वो ऐसी नहीं याद कराता चलूं, जब कॉल हुई थी और वो आपने याद है सलमान तासीर साहब गवर्नर थे और गवर्नर राज लग गया था, ठीक है, तो उस पर जरदारी साहब ने कहा था कि मुआहदे आसमानी सहीफे नहीं होते। ये तारीख गवाही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये आप ठीक कहते हैं, लेकिन उसके बाद देखें ना मामलात में ठीक भी तो हुई है ना। लेकिन ना गुजारिश ये है कि ये तो जिस सिस्टम में हम रहते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, ये तो इट्स ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी गलतफहमी की बुनियाद पर तलखियां हो ही जाती हैं, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो हील अप हो जाती हैं। और फिर आज देखें कि जरदारी साहब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, हमने मिलकर जरदारी साहब को इस मुल्क का प्रेसिडेंट बना दिया। तो मैं जो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हमारा एक नेशनल अलायंस है,
आफ्ताब साहब, ये मुआहदा और ये यकजहती तो हमने मुशर्रफ साहब के दौर में भी देखी, जब पट्टियां बांध के हलफ बर्दारी हुई थी, आपको याद है? काली पट्टियां बांधी थी। देखें ये अब देखें, गुजारिश ये है कि जिस हाउस के अंदर 300 से ज्यादा मेंबरान हो, किसी का ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, कोई पंजाब से हो, कोई पख्तूनख्वा से हो, तो अब सबके मिजाज तो एक नहीं हो सकते। मिजाज में मुख्तलिफ है, तरबियत में मुख्तलिफ होती है, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि इस मुल्क को की बका की खातर और जमहूरियत की बका की खातर सबको एक प्लेटफॉर्म पे चलना हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे चलना होगा। ठीक है नदीम साहब, आप कैसे देखते हैं? नदीम कुरैशी साहब, सबको मिलकर चलना होगा, ये अक्सर हम बात सुनते आए हैं और सुन रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब 24 को फिर कॉल दे दी है और फाइनल कॉल आई है और कहा जा रहा है बानी ने ये कॉल दी है और पुरजोर इनकलाब और एहतजाज होगा। तो जो माजी में इनकलाब आते रहे, जिस तरह अलीमीन गंडापुर इनकलाब लाने के लिए आए और फिर गायब हो गए, 2 दिन बाद नमूदार हुए, तो ये भी वैसे ही होगा क्या? हमारे रही देखें शाह साहब, सियासी जदोजहद जो होती है उसके नताइज कोई 1-2 रोज में नहीं आ सकते। और जिस वक्त हम ऐसे एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हो जिसको 40, 45, 50 साल से बाकायदा डिजाइन करके लोगों पर ठोसा गया हो, तो उस सिस्टम के देखें, आज बड़ी तारीफी बात की शेख आफ्ताब साहब ने कि जी हमारा और पीपल्स पार्टी का नेचुरल अलायंस है। अब इस लफ्ज नेचुरल में जो चीजें सारी नमूदात हुई हैं वो 2008 के बाद हुई हैं। इससे पहले तो हम यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, हमने 80s में लेट 80s में अर्ली 90s में सुना था कि बेनजीर भुट्टो साहब अल्लाह ने गनी की रहमत करे, वो तो सिक्योरिटी रिस्क है, उन पर तो लाताल इंतजाम थे। और आसिफ जरदारी के हवाले से जो लहजा और असेंबली में जो कुछ होता रहा, मतलब गो बाबा गो लगारी गो नवाज गो, कोई बजट सेशन ऐसा नहीं होता था जो सुकून से हो सके। ये तो शेख साहब की बात का जवाब आ गया। सर आपसे गुजारिश में कर दूं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ, जहां वो सियासी जमातें जो आइडियोलॉजिकली बिल्कुल एक दूसरे से डिफर करती थी, कोई नजरियाती इनकी हम आंगी नहीं थी। इनकी हम आंगी होने की बुनियादी वजह सिर्फ एक है कि किस तरह से इक़्तिदार में रहना है। और ये जो चंद खानदान है वो मुस्तकिल इक़्तिदार में है और पाकिस्तान की अवाम डे बाई डे मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे पस्ती का शिकार है। नदीम साहब ये बताइएगा कहीं ये भी अफवाह गर्दिश कर रही है, मैं इसलिए अफवाह कह रहा हूँ कि अभी तक इसकी किसी ने तस्दीक नहीं की है, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन ये है कि शायद कुछ नया अलायंस पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने के लिए तैयारी की जा रही है ताकि आगे सिस्टम चेंज करने की कोशिश की जाए। सिस्टम नहीं, मतलब गवर्नमेंट चेंज करने की बात की जाए। देखिए मैं जाती तौर पे तो इस तरह की किसी खबर की ना तस्दीक कर सकता हूँ, मेरे पास तो इस तरह की ना कोई खबर है। लेकिन तरदीद भी नहीं कर रहे ना, मसला तो ये तरदीद भी नहीं आ रही। नहीं देखिए, तस्दीक ना होने का मतलब तरदीद ही समझा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये है कि जब तक पीपल्स पार्टी का जो जेन्युइन एजेंडा है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो का एजेंडा है, जिसमें ताकत का सरचश्मा अवाम है, जिसपे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जब तक सही मानों में वो जमहूरियत राइज नहीं होगी, जब तक सही मानों में वोट को इज्जत नहीं दी जाएगी, कि जो फेक किस्म के इंतखाबात हैं फॉर्म 47 वाले, सही कौन से थे नदीम साहब? सही कौन से थे? 2018 का सही था क्या? आरटीएस जब बैठ गया था, मैं आपको तो फिर बैलेंस किया करें ना, फिर तमाम हकाइक सामने रखते हुए बात किया करें। जिले सुबानी सुन तो लेना मुझे, आप सुनाइए जी। गुजारिश कर दूं, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। 2018 का कंपैरिजन 2024 से करना, इस 2018 में किसी जमात का इंतखाबी निशान छीना गया था। 2018 में किसी जमात के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर उनको दूसरी जमातों में शामिल करवाया गया था। 2018 में किसी सियासी जमात के नहीं 2018 सुन ले, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। 2018 में किसी जमात के नॉमिनेशन पेपर फाइल करते वक्त से कागजात छीने गए थे। 2018 में कभी ऐसा हुआ था कि किसी शख्स ने 3500 वोट लिए, ये कादिर मंदो खेल साहब बैठे हुए कराची में, इनसे पूछे इनके अपोनेंट ने कितने वोट लिए थे, सिर्फ इन्हीं से पूछ ले। ये हुआ है इंतखाबात में, धांधलियां होती रही हैं महदूद पैमाने पर, जाती तौर पर भी की गई है, मशीनरी की तरफ से भी की गई है, लेकिन बाकायदा फ्रॉड इलेक्शन अगर कोई तारीख में 76 साल की लिखा जाएगा, अभी तक वो एजाज 2024 के इंतखाबात को मिलना है। तो मैं नहीं कह रहा, वो हमारे कुलीग्स हमारे साथ असेंबलीज में बैठे हैं, वो भी ये फरमाते हैं। मतलब आप देखें ना, 10-12 नशिस्तें
अभी PMLN और इनके इत्तेहादियों को मिली है जो जो कोर्ट से फैसले आए हैं। मतलब एक शख्स 12,000 वोटों से जीता हुआ है, वो एक ही दिन में उसको हरवा भी दिया गया है। एक जगह पे जीत का तनासुब 3,000 वोटों से है, मुस्तरद वोटों की तादाद 16,000 है। ये लातादाद हल्के हैं। तो जो सही मानों में डेमोक्रेसी का फायदा PMLN को भी होगा, पीपल्स पार्टी को भी होगा। हम जो बात कर रहे हैं वो सबके फायदे की बात है। और ये इमरान खान ने आज बात नहीं की, इससे पहले ये बेनजीर भुट्टो साहबा कहती थी, बिल्कुल कहती थी, मियां साहब भी कहते थे वोट को इज्जत दो। लेकिन मुझे ये बताइएगा 24 का जो कॉल आई है और ये कहा जा रहा है कि ये फाइनल बैटल है, फाइनल कॉल है, आप समझते हैं कि रिजल्ट वही होंगे जो पिछले जो कॉल्स होती रही उसके, या कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है? देखिए, हमको नताइज से बिल्कुल मुतमईन है। आज आप आम पाकिस्तानी से पूछे तो सही वो किस हालत में है। सियासी जदोजहद का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन में हुकूमत गिर जाएगी। सियासी जदोजहद बाज़ महीनों पर, बाज़ सालों पर मुहित हो जाती है। लेकिन क्या मेरा इससे रिलेटेड सवाल है जो सुन लीजिएगा, तसल्ली से सुनिएगा, क्योंकि खान साहब जो बानी PTI हैं उन्होंने बार बार कहा था कि मेरी फैमिली का, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। Who's calling the shot now? अलीमा खान साहिबा ऐलान कर रही हैं, बुशरा बीबी साहिबा ऐलान कर रही हैं, सियासी मीटिंग शुरू हो गई है, पॉलिटिक्स शुरू कर दी गई है, तो who's calling the shots? मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, जब इमरान खान साहब क्या कोई मेल फैमिली मेंबर इस वक्त है ही नहीं पॉलिटिक्स में, और वो खुद जेल में है, उनके भांजे हसन नियाज़ी साहब जेल में है। अगर उनकी बहनें ये उनकी रिहाई के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगी, उनकी ज़ौजा उनकी रिहाई के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगी, इसको आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। उन्होंने किसी इंतखाबात में तो हिस्सा नहीं लिया। अभी 2024 के इंतखाबात हुए हैं। मुझे बताया उनकी मिसेज ने या उनकी हमशीरगाह में से किसी ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हो। उनके लिए सेनेटर बन जाना क्या मसला था, मेंबर नेशनल असेंबली बन जाना क्या मसला था। स्पेशल सीट्स उन्होंने लोगों को दी है, वो खुद ले लेती। ऐसा नहीं है, चूंकि 1.5 साल से ज्यादा इमरान खान साहब को पाबंद सलासल हो गया, वो ज़मीर के कहती हैं। उनके खिलाफ जो मुकदमात है वो भी आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ठीक, अभी मैं नदीम साहब दोबारा इस टॉपिक पे आऊंगा, और कुछ आईनी जो इस वक्त उलझने हैं, यानी कि लकूनास है, खासतौर पे कादिर साहब इस चीज़ को बेहतर तौर पे समझते होंगे। आप क्या समझते हैं कादिर मंदूखेल साहब? मैं 1 मिनट में आपका आंसर चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद हमने वक्फा भी लेना है, कि जो आईनी मुशावरत तरमीम के हवाले से करनी थी, या फिर जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए कुछ मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की बात की गई, सर्विसेज चीफ की भी बात आई, आर्मी चीफ की भी बात आई, चैलेंज किया जा रहा है, कुछ अहम केसेस की तरफ अवाम की नज़रें भी हैं, तो आप समझते हैं कि ऑल सेट टू गो, तमाम चीज़ें अपनी जगह पे इंटैक्ट हो चुकी हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, हमारे मुल्क में कानून ऐसे है कि आप अगर क़ायद-ए-आज़म की मज़ार की ज़मीन पे दावा कर ले तो भी आपको सुना जाएगा। कोर्ट सुनेंगे, आपको दलाइल पूछेंगे, क्या सबूत है, क्या गवाह है, वगैरह वगैरह। तो ये जो आईनी 24वीं है, इसके अंदर तो पहले से ये मौजूद है, इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, मगर अदालतें चैलेंज करती है। माजी में आपको याद होगा, हमजा शहबाज की हुकूमत गिराने के लिए बाकायदा सदारती रेफरेंस है आरिफ आलवी साहब की तरफ से, और अपने 6 जजों के जरिए PTI ने उस 63A को न सिर्फ नाइल तो पहले से था, और साथ साथ में उन्होंने कहा कि वोट भी ना गिना जाएगा। तो और उसके बाद फिर जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा उसको देखा और उसको रिवर्स कर दिया है, तो आइन को रीराइट जिसे हम कहते हैं वो किया है। तो ऐसा तो नहीं होगा माजी की तरह। और फिर यहाँ पे मुकदमात की जो भरमार है, अभी पिछले हफ्ते में सिंध हाई कोर्ट में केस में मौजूद था, तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ये आईनी बेंच बन जाए तो 90% केसेस जो है ना वो आईनी हो जाएंगे। जो पिटीशन दाखिल करते हैं वो ज्यादातर आईनी होती है। नहीं तो खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार इसमें आ गया है ना, और इसमें आप भी ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो जस्टिफिकेशन मांग रही हैं, ऐसा नहीं है क्या? देखिए, खुद नोटिस माजी में आपको पता है इफ्तिखार चौधरी 2 शराब की बोतलों में भी खुद नोटिस देता था। मैं साकिब निसार की अदालत में बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट, उसने बोला ये 4-5 MP है, मैंने तुम्हें यूं उड़ा दूं। फिर उसके बाद मलिक रियाज के बोला 1,000 अरब रुपए दे रहे, उसने बोला मैं किस बात के दूं? हाँ, उसके बाद जाके यहाँ कराची में इन्होंने एक केस में कहा, PTI का MP था जिससे कोई सरकारी मुलाजिम को थप्पड़ मारा था, उसको बोला कि भाई आप वो 1 करोड़ दो। उसने बोला भाई 1 करोड़ क्यों दूं? बहरहाल करते करते 25 लाख रुपए उसके लिए, वो डेन के लिए, वो डेन की तरह इस तरह ड्रामे हमने बहुत सारे देखे सुप्रीम कोर्ट में। मैं शेख साहब से भी इसका जवाब देता हूँ। कादिर साहब मैंने क्योंकि वक्फे पे जाने, शेख साहब आप क्या कहते हैं? जो आईनी तरामीम के हवाले से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से मुशावरत का सिलसिला था, अब तमाम चीज़ें कोर्ट में चैलेंज भी हुई हैं, कुछ बहुत आम फैसले होने हैं। कादिर साहब कह रहे हैं कोर्ट का तो काम है सुनेगी,
लेकिन तवक्कुआत क्या हैं? लोगों ने बड़ी तवक्कुआत इससे वाबस्ता की हुई हैं। आप समझते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ेगा? इस बात का जवाब देने से 1 मिनट पहले जरा मैं कुरैशी साहब की बात का जवाब देता हूँ। कुरैशी साहब, अल्लाह के फजल से, उनके हबीब पाक के सदके से मैंने 7 इलेक्शन जीते हैं। ये मेरा 7वां इलेक्शन। 2018 का एक वाहिद इलेक्शन है जो मैं हारा, और जो शख्स मुझसे जीता ना वो इसके पहले कभी एमएनए बन सका और ना फिर उसके बाद बना। 2018 के इलेक्शन में रात को 11 बजे जो काउंटिंग हो रही थी, मैं 25,000 की लीड पर जा रहा था, तो अचानक सिस्टम बैठ गया और सुबह हम हार गए। लेकिन हमने कहा चल ठीक है, हमने तो ना कोई गिला किया ना शिकवा किया। मैंने उस दिन नेशनल असेंबली में भी तकरीर करते हुए कहा कि आप हमें फॉर्म 47 का ताना देते हैं, मुझे बताएं कि फॉर्म 45 आपके किसी पोलिंग एजेंट के पास तो थे ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जिले में तो पीटीआई का कोई पोलिंग एजेंट था ही नहीं। कहने का मकसद ये है कि ये आपकी मर्जी है, आपको हक हासिल है कि आप जो मर्जी कहें, लेकिन कुछ हकायक की तरफ भी देखें कि 2018 में जिस तरीके से हमारे साथ ये मैंने किया कोट गया, किया, ये मैंने सवाल कोट किया, आपको याद है? अभी मैंने इब्तिदा जब सवाल किया उसके अंदर मैंने इस चीज़ को कोट किया। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो अहम फैसलों की तरफ निगाहें जा रही हैं, उसके ऊपर क्या कह रहे हैं आप? ये मैं गुजारिश ही करता हूँ, इसमें जितना भी ये था वो खुर्शीद शाह साहब के ज़ेर क़यादत एक हमारी वो पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया था, जिसमें तमाम पार्टी के नुमाइंदे शामिल थे, और उन्होंने मिलकर काफ़ी दिन लगाकर ये आइनी तरमीम जो है ये उन्होंने तैयार की। फिर ये मसद्दा जो है ये बिलावल साहब को भी दिखाया गया, शहबाज साहब ने भी देखा, हमारे बाकी पार्टियों को भी दिखाया गया। ठीक है, मैं इस पर गुफ्तगू करता हूँ। मैं ब्रेक ले लूँ शेख आफ्ताब साहब, यहीं से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं। शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम सवाल कर रहे थे कुछ जो फैसले जिनके ऊपर नज़रें हैं जो आने हैं अदालतों से, और ख़ास तौर पे 26वीं तरमीम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात की गई थी या तय कर दी गई कि 5 साल होगी, वो तमाम चीज़ें। फिर ऑडियो लीक्स केस है, कुछ केसेस अब डेफिनेटली वो स्टेलमेट की पोजीशन में है कि वाक़यात हो के अब मामलात आगे भी चले गए हैं, उनको भी अब ख़त्म करना है, किसी मंतकी अंजाम तक लेके जाना है। कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं कि अदालत की तरफ से कोई ऐसा फ़ैसला आ गया? और हाँ, अगर हम बात करते हैं जो आपकी मखसूस नशिस्तों वाली बात है, उसको भी अगर देख लें, उन केसेस को भी देख लें। देखिए जी, बात ये है कि ये बहुत सारे केसेस जो हैं वो अदालतों में जा चुके हैं, कुछ आगे चल कर जाएंगे, तो ये तो आने वक्त ही बताएगा कि जुडिशरी क्या फैसले करती है। उसको तो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि हम कहें कि नहीं जी ये फैसला आएगा या वो फैसला आएगा। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जो पार्लियामेंट एक बिल पास कर देती है वो या आइन में तरमीम कर देती है, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये एक सुप्रीम बॉडी है और इसी के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो कानून बनाए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे। 2/3 मेजॉरिटी के जो फैसला आता है उसको किस तरीके से जो है वो तब्दील किया जा सकता है, वो तो नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिरकार जो केसेस कोर्ट पे गए हैं वहाँ पर वकला जो है उनके वो आर्गूमेंट करेंगे किस बुनियाद पर वो इनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो इस पर कुछ ही कहा जा सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अदालतें जो हैं वो पार्लियामेंट का एहतराम करेंगी। नदीम कुरैशी साहब, आपको इन केसेस के फैसलों के हवाले से क्या उम्मीद है? आप लोगों ने भी उम्मीदें लगाई हैं, जैसे ट्रम्प के ऊपर आप लोगों ने ट्रम्प कार्ड समझा हुआ था कि आती वो रिहा करवा देगा बानी को, तो आप समझते हैं कि अदालतों से अभी भी आपको उम्मीद है? अब मैं आपकी ट्रम्प साहब के हवाले से बात का जवाब दूं या अदालतों के हवाले से बात का जवाब? नहीं, मैंने तो वो एक बात आपको कोट की बस अबीले तस्करा, क्योंकि जो शोर मचा हुआ था उसके हवाले से। वो जो गुगली बॉलर्स बॉल फेंकते हैं ना, उसमें एक होता है दूसरा। हाँ, आप दूसरे के बजाय तीसरा फेंकते हैं, 3 सवाल करते हैं एक जुबान में चले 12। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि कानून और आइन की बालादस्ती ना हो। अभी भी बतौर कौम हमारे पास शायद वक्त हो, क्योंकि हम सब की ख्वाहिश है पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान में मुआशी हर तरह का इस्तेहकाम आए। तो उसमें अदालतों का रोल बड़ा वाज़ेह है, और कानून और आइन के मुताबिक अगर फैसले हो जाएंगे तो कोई शख्स अगर एतराज करेगा भी सही, लेकिन वक्त फिर साबित करेगा कि वो फैसले बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ
बड़ा मुनासिब तरीन वक्त है कि इस सारे जान को, इस सारी बदगुमानी को और सारी कन्फ्यूजन को अगर अदलिया दूर कर दे और मौजूद जज साहबान अपने उस ओथ की पैरवी करते हुए वो जो आइन की बालादस्ती का ओथ लेते हैं और जो इंसाफ की तवक्को लोग उनसे रखते हैं, अगर वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में ये जो इस वक्त कन्फ्यूजन की कैफियत है, हुक्मरानों को ये नहीं मालूम कि उन्होंने कितना अर्सा रहना है। क्योंकि अभी आपने बिलावल जरदारी साहब के हवाले से जो बात फरमाई थी आगाज में, कादिर मंदोखेल साहब ने एक पूरी चार्जशीट बड़े मुनासिब अंदाज में दी, लेकिन जुबान ज़द-ए-आम यही है कि बिलावल साहब का और नून लीग का शायद ज़्यादा से ये साथ ना चल सके। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब वक्त है कि कोर्ट से फैसला करे और हम आज भी उम्मीद लोग हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें अगर आइन को और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगी। तो नदीम साहब मैं इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा, इसका शॉर्ट आंसर चाहिए कि आप जो मैंने सवाल आपसे पहले किया था शायद पीटीआई प्लस पीपल्स पार्टी वाला फार्मूला, तो आप उसकी 50% तो आपने तस्दीक कर दी कि कुछ ऐसा चल रहा है। नहीं, मैं तस्दीक की पोजीशन में नहीं हूँ, ना मैं उन रैंक्स में शामिल हूँ जहाँ तस्दीक या तरदीद हो सके। ठीक है, लेकिन मुझे मेरा जाती एज ए पोलिटिकल वर्कर भी और एज ए मेंबर पार्लियामेंट भी मैं समझता हूँ कि ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी ने पिछले 7-8 साल में 2008 के बाद जो पॉलिटिक्स की है वो बिल्कुल डिफरेंट है। 2008 से पहले की पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। एक वक्त था पीपल्स पार्टी पंजाब में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। अब पंजाब के जो अर्बन एरियाज है वहां तो पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स ही नहीं थे। मुझे यकीन था एज ए पोलिटिकल वर्कर कि बिलावल जरदारी एक बड़ा फ्रेश फेस है, बेनजीर भुट्टो साहब के साहबजादे हैं, उनसे कोई सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पे और उनकी लेगेसी पे किसी को इनकार नहीं है। वो प्ले करेंगे अवाम की नब्ज के मुताबिक। ठीक हो गया, वो अगेंस्ट द विंड गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं मंदोखेल साहब, कादिर मंदोखेल साहब की तरफ जाऊंगा। नदीम साहब ने जिस तरह बात की है कि उनकी लेगेसी पे या फिर उनकी कॉम्पिटेंसी पे कोई शक नहीं है और वो अवाम की जो पल्स है उसको देखते हुए फैसले करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अवाम की पल्स इस वक्त क्या कह रही है? एक तो एक नदीम कुरैशी साहब और आफ्ताब साहब दोनों की बात पे, पीपल्स पार्टी और नून लीग की नेचुरल अलायंस पे मैं चाट का मिसाला नहीं डालूंगा बल्कि मैं शेर का तड़का डालूंगा उसके ऊपर। और बाकी रह गई नदीम कुरैशी साहब का मिसाल वो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में जो उनके ख्यालात है। मैं पूरा मुहावरा नहीं पढ़ूंगा, जुमला नहीं पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे। एक शख्स जो ऊंट के पीछे चल रहा था, ये ऊंट के पीछे चलने वाले हैं और कब उनको जो ना वो कुछ मिल जाए तो ये एक अलग बात है। पीपल्स पार्टी यकीनन जो उनको ये तकसीम कर रही कि 2008 से पहले या 2008 के बाद, ये वही पीपल्स पार्टी है जिसको हेड कर रहा है बिलावल भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो का बेटा और आसिफ अली जरदारी साहब का बेटा। और ये चीज़ है, हम जो बात करेंगे जो हक और सच की बात है वो अलायंस होते हुए भी हम करेंगे और जो इख्तलाफ होता है तो फिर यानी इख्तलाफ होता है तो भी करेंगे। और अगर पीटीआई के साथ जहाँ ज्यादती हुई है उस वक्त भी हमने बात की है। और 26वीं तरमीम के हवाले से जो पीटीआई ने हमें पुकारा कि हमें रिसाई दी जाए खान साहब से पूछने की, वो भी बिलावल भुट्टो साहब ने किरदार अदा किया है। और एक तरफ से मैं ये समझ रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने मुस्लिम लीग नून को तो राजी कर दिया है, साथ साथ मौलाना साहब को भी किया और इनडायरेक्ट पीटीआई को भी कर दिया है। क्योंकि इसी मसौदे के ऊपर गौर खान साहब और रूफ हसन साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये मसौदा ही हमारा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बिलावल साहब का कारनामा है, इनकी एक फराख दिली और उनकी एक सियासी शऊर है जो तमाम सियासी पार्टियों को एकजा की है। और आने वाले वक्त भी मुझे पूरे यकीन है पीटीआई के पास ये जो एम्पायर की उंगली से या ये जो फौजियों से बात करने का ये इस रट से अगर वापस आ जाए तो पीपल्स पार्टी इनका साथ देगी। जहां जहां उनके साथ कुछ ज्यादती होगी पीपल्स पार्टी जरूर साथ देगी, मगर कम से कम वो एम्पायर की उंगली ढूंढना तो छोड़े, उसके बाद ये बात होगी। जी बिल्कुल। अब मुझे शेख साहब आप जवाब दीजिएगा कि 2-3 चीज़ें जमा हो गई हैं। एक तो इत्तेहाद के अंदर कुछ रुकावटें आना शुरू हो गई, उसकी भी बात हुई है, नेचुरल अननेचुरल इत्तेहाद की बात हो गई। फिर आगे कुछ चेंज आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब कुछ आखिरी दिन या कुछ ऐसी तब्दीली रोनुमा होना शुरू होती है तो अचानक से हमें कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नज़र आ जाते हैं। जैसे इस्लामाबाद में एक अंडरपास और एक ओवरहेड बन रहा है और बड़ा जल्दी में शुरू किया गया और बड़ा शॉर्ट टाइम दिया गया उसको बना के उसका इफ्तिताह करने के हवाले से।
देखिए जी, बात ये है कि पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो नेचुरल और अननेचुरल इत्तेहाद की बात की, मैं जो नेचुरल इत्तेहाद कहता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कहता हूँ कि जो 90 ऑनवर्ड हम चलते रहे आपस में। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि 2008 के बाद हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए थे, लेकिन इसलिए हुए थे कि 2007 में लंदन में नवाज शरीफ साहब के दरमियान और मोहतरमा के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया था और 2008 के बाद उस मुआहदे की पासदारी की गई। ये जो मैंने कहा वो मैंने इसलिए कहा है कि जितने हम एक दूसरे के करीब रहे हैं या एक दूसरे की बात को हम समझते रहे हैं, जो बिल भी हम लेकर आते थे उसको वो आराम से समझते कर जाते थे, जो वो लेके आते थे हम समझते थे। बाकी रहा कि जहाँ तक बिलावल साहब का ताल्लुक है, मैं उन्हें बड़ा एक उभरता हुआ सितारा देखता हूँ। मेरी नज़र के मुताबिक वो बड़ा अपना एक अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। भुट्टो साहब का नवासा हो और बेनज़ीर साहिबा का और जरदारी साहब का बेटा हो तो उसको तो बिल्कुल एक ज़ीरक इंसान होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इख्तलाफात की बात है, मैंने पहले भी ये बात की कि अगर अंदर किसी किस्म की कोई तलखी हुई तो वो इंडिविजुअल्स की थी, वो पार्टी पॉलिसी नहीं होती। वो किसी बात पे बाकी रह गया। हमारा तो ये मेरी ज़ाती राय है, मेरे पार्टी की बात ना करता हूँ। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो ये है कि इस पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सब पार्टियों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे होना होगा। अच्छा शेख साहब, मैं इसका वक्त का, क्योंकि थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा फुकदान भी होता है, कुछ हमें कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करना था। स्मोक का जो मसला चल रहा है और जो हालात हम इस्लामाबाद तक देख रहे हैं, अब तो ये पहले हम लाहौर और पंजाब में ही देखते थे, तो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से इस्लामाबाद के अंदर भी विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सूरज हमने देखा ही नहीं एक हफ़्ते से। आप क्या समझते हैं कि इस पर जो इक़दाम हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं उसके बावजूद ये बढ़ती जा रही है, ख़त्म नहीं हुई? बात यह है कि असर जी ये चीज़ें जो एक नेचर की तरफ से आती हैं उसको मसनूई तरीके से रोकना बड़ा मुश्किल बात होती है, इतनी आसान नहीं होती। ये मतलब एक नेचर प्रोसेस है और का जो पूरे मुल्क में आई हुई है। मैंने इट्स नॉट नेचुरल शेख साहब, ये नेचुरल नहीं है। ये कार्बन एमिशन की जो एक बात है उसके हवाले से, क्योंकि हवा में नमी जब होती है तो उसके साथ मिक्स होकर ये स्मोक बनता है। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि अब देखें ना, अगर इसी मौके पे अल्लाह ताला की तरफ से एक बारिश का हमें नेमत मिल जाए तो ये सब्सिडाइज हो जाएगी सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर की तो हमें हर चीज पे जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत पड़ती है। अल्लाह पे तवक्कल रखें, दुआएं करें और बारिश का इंतजार करें। ठीक है नदीम साहब, आप क्या कहते हैं स्मोक के हवाले से? आपके सामने इस वक्त पूरे मुल्क के हालात, खासतौर पर मैं पंजाब और इस्लामाबाद, इवन खैबर पख्तूनख्वा तक भी चली जाती है ये कभी कभी। देखिए, मैं तो चूंकि एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हूँ शाह साहब, मैं नहीं समझता कि किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटीज में एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करना हो। ये जो बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हुई है पिछले 10, 15, 20 साल में, और हमारा जो सारा जो इंडस्ट्री एरिया है और जितनी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो विदाउट प्लानिंग उन्होंने वो एक्सपेंड हुई हैं। हमने बिल्कुल इसको ना फोरकास्ट किया था, ना हमने इस पे को वर्किंग की थी। अब जाहिर है एक वतीरा बन गया हमारे पूरे सिस्टम का। हम हर हादसा होने के बाद अब मेजर्स लेते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर हों तो हम इसे कंट्रोल कर सकते थे। चाइना की मिसाल हमारे सामने है। शेख साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक नेचर है, लेकिन आपकी हुकूमत में भी कोई एकदम ऐसा नहीं हुआ था, वो उस वक्त भी इसी तरह स्मोक फैली हुई थी। मैं आपसे गुजारिश करूं, हमारी हुकूमत एक तो 3, 3.5 साल की गवर्नमेंट थी जिसमें 1.5, पौने 2 साल स्मोक से भी बड़ी चीज कोविड थी। ये इससे भी बदतर हालात थे और मैं नहीं समझता कि कोई बाकायदा कोई संजीदा काम होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने उस वक्त मेजर्स नहीं लिए थे। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की और इमरान खान साहब वो पहले पाकिस्तान के लीडर हैं जिनको मैंने देखा कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया को अवेयर किया और पाकिस्तान को बिलखुसूस उस जोन में पाकिस्तान आ गया जो जहाँ ज्यादा क्लाइमेट चेंज के थ्रेट है, जहाँ वाटर शॉर्टेज के थ्रेट्स आ रहे हैं फ्यूचर में। तो मैं आज भी समझता हूँ कि हम सब लोग बजाय पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के इस पर इकट्ठे बैठे, इसको एक नेचुरल इशू समझे। बिठाएगा कौन? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सब कौन बिठाएगा। इन सबको बिठाना है बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि वक्त कम है, मैं कादिर मंदूखेल साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो सेहत के हवाले से बहुत बड़ा कंसर्न है, लोग बीमार हो रहे हैं, पंजाब की सूरत हाल है, इस्लामाबाद के अंदर भी ये सूरत हाल हो चुकी है। आप समझते हैं कि
आप लोगों को भी, क्योंकि कराची भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है और उसके अंदर तो चलें समंदरी हवाएं होती हैं तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है, इसके ऊपर सीरियसली अभी तक काम नहीं हो सका? देखिए, इसका जवाब ये है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमा, ये 5वां मेरा शो है, तो उस पर मेरे साथ बैठे हुए थे, वो खुद भी मान रहे कि इंसानी कोताही है। आज 77 साल पाकिस्तान को हो गए, हम एक दिन रोजा और ईद नहीं कर सके, जबकि दुनिया में बड़े जदीद सिस्टम आ गया है, इवन के सऊदी अरब में, कि आपको पिछले 1 महीना पहले बता देते ईद कौन सा दिन होगा। इसी तरह मैं ये कहूंगा कि ये जो स्मोक का सूरत हाल है, इस सूरत हाल के हवाले से क्या जब आलमी रिकॉर्ड में नंबर 1 लाहौर आ गया तब हमें होश आ गया? हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, हमारे पास कोई साइंस नहीं है, हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बता सके महकमा मौसमियात किस मर्ज की दवा है। सवाल ये है, मैं ये समझ रहा हूँ, और फिर अचानक स्कूल बंद हो गए, अचानक ट्रैफिक बंद हो गए, अचानक होटल बंद हो गए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये हमारी कोताही है। और अचानक जब दुनिया में नंबर 1 पे हम आ गए तब हमें होश आ गया। इसके लिए हमें इक़दाम करने पड़ेंगे और तमाम पार्टियों को सबको मिलके, क्योंकि एक इंसानी आलमी अल्लाह ना करे जन्म दे सकते हैं, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने तो 2.5 लाख लोगों की अमवात की बात की है, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, तो हमें सब मिलके इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मंदखिल साहब, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब और शेख आफ्ताब साहब, आप हमारे साथ रहे। प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब हम बढ़ेंगे नाज़रीन, उसमें हमारे साथ होंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIF से उनका ताल्लुक है। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIF के। खुशामदीद कहते हैं कामरान भाई आपको। कामरान साहब, ये बताइएगा कि हम इस वक्त मुल्क की सियासत में कुछ तब्दीली और कुछ सियासी, जिसे कहते हैं ना कि नाइत्तफाकी या फिर कह सकते हैं शिकवे गिले देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, मौलाना साहब की तरफ से भी उन्होंने कहा कि जो हमने ड्राफ्ट दिया था उसके मुताबिक चीज़ें उस तरह नहीं हुई। अब कुछ चीज़ें चैलेंज हो गई हैं कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे चीज़ों को चैलेंज कर दिया गया है। आप समझते हैं कि एक तो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ उसको चैलेंज करने के साथ है, या फिर जिस तरह हमने देखा कि कुछ आइनी तरमीम की बात थी वो तो हो गई, ड्राफ्ट आपकी तरफ से मंजूर हुआ, लेकिन फ़ौरन बाद उसके कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत की गई थी। आप कैसे देखते हैं इस वक्त के हालात को और सियासी केसेस जो कि इस वक्त लगे हुए कितने अहम है वो? देखिए, चूंकि हमने इसको वोट किया है इस 26th अमेंडमेंट को, तो इसमें हमारा चैलेंज करने की बात नहीं बनती, बावजूद इसके कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो इवेंचुअलिटी की सूरत में जो है आंसर नहीं कर रही हैं। बहुत से मामला जो है ना उसके ऊपर जो है अभी तक उसके आंसर आने बाकी हैं, मगर स्टिल चूंकि वोट कर चुके हम इस पे, तो ये गैर मुनासिब होगा कि हम इसको चैलेंज करें, इसमें स्पेशली जब हमारी अपनी 5 अमेंडमेंट्स भी शामिल हैं। और जाहिर है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे था, कुछ हमने जो ना अपनी बातें मनवाई थी और कुछ बातें जो ना मानी गई थी। तो एक तो बात यह है कि जो असल ओरिजिनल ड्राफ्ट था, उस ओरिजिनल ड्राफ्ट को हमने तकरीबन जो है ना वो डाइल्यूट करवा दिया था। एक छोटी मोटी बातें रह गई हैं, छोटी मोटी बात में आप कह सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है स्पेशल चीज है, ये होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, डिबेटेबल है। पैनल होना चाहिए था चीफ जस्टिस का, नहीं होना चाहिए था, ये भी डिबेटेबल है। सीनियर को आना चाहिए था, गैर सीनियर को आना चाहिए था। ये एक फैक्चुअल एस्पेक्ट है कि सीनियर की जगह पे जूनियर क्यों आया, या ये सारी बातें हो सकती हैं, मगर अदरवाइज इसमें बाकी कोई ऐसी बात मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं रही थी जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन किया जा सके। मुल्क की तमाम तर तकरीबन पार्टियां जो कि पार्लियामान के अंदर हैं वो सारी ऑन बोर्ड थी, इंक्लूडिंग दी PTI। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ इस वक्त जो आम नज़र आ रही है कि आगे का, जिस तरह मौलाना साहब ने कुछ फ्रेश इलेक्शंस की बात उन्होंने की और एक तवातुर के साथ की है, आपको लगता है कि फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, वक्त आ गया? ये जाली इलेक्शन थे, जाली असम्बलियां हैं, ये एक तरह से एक इंतजाम आप इसको कह लीजिए। एक इंतजाम के तहत एक सूबे का इंतजाम एक पार्टी को दे दिया गया, 2 सूबों का इंतजाम एक पार्टी को दे दिया गया, वफाक और एक सूबे का इंतजाम जो है फिर तीसरी पार्टी को दे दिया गया और उसमें शेयर मुकर्रर कर दिए गए। तो इस इंतजाम के तहत मामला जो है वो चल नहीं पा रहा। ये बात इंतजाम करने वालों को भी इल्म है। अच्छा, तो जब मामला ना चलेंगे तो फिर उसके बाद नतीजा आपके सामने। जी, क्योंकि आप एक सीनियर कानूनदान भी हैं, KPK के हवाले से बात करें, उनका शेयर नहीं था सेनेट इलेक्शंस में, उसको भी चैलेंज करने की बात की गई थी। वो तमाम चीज़ें तवातुर के साथ, फिर तरमीम का उस चीज़ के फैसले पे अफेक्ट का, खासतौर पे KPK का ना होना, बीच में वफाक की एक इकाई जिसे कहते हैं मिसिंग है, ये भी एक एतराज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में
जो मुद्दत मुलाजमत में जिसे कहते हैं चेंज किया गया है, मैं तौसीह नहीं कहूँगा, चेंज किया गया है, उस पर भी बात की जा रही है। मखसूस नशिस्तों का, क्योंकि आपका भी इस पर कुछ ना कुछ स्टांस था, तो आप समझते हैं तमाम चीज़ें मिलकर देखनी पड़ेंगी और इसमें तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये हुकूमत अपना वक्त भी पूरा कर जाए, या अगर नहीं भी करती तो कुछ दूसरा मरला आ चुका होगा। देखिए, जो सेनेट में नुमाइंदगी है, आधी नुमाइंदगी खैबर पख्तूनख्वा की नहीं थी, यानी 3 साल के बाद जो मेंबर रिटायर हो जाते हैं वो मेंबर नहीं थे मौजूद, उनको जो है वो 8-9 मार्च तक आ जाना चाहिए था, वो नहीं आए और आज तक नहीं आए। मखसूस नशिस्तों का कज़िया जो है अभी तक जो है दुरुस्त नहीं हो पाया और शायद इसको जानबूझ के लटकाया गया ताकि कोई इसमें ऐसी बात रह जाए, ऐसा इब्हाम रह जाए जो कि उसका फैसला ना हो पाए। तो ये सब चीजें जब रह गई हैं तो फिर यकीनन जो है ना ये एक दूसरा डिफेक्ट है। ये असेंबली का जेन्युइन ना होना एक डिफेक्ट है, दूसरा डिफेक्ट ये कि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। मुमकिन है कि ये लोग होते और उसका नतीजा कुछ और निकलता। तो फिर उसके बाद वो जो प्रेशर्स की बात है, आपने देखा अख्तर महंगल साहब अपने उनके जो 2 सेनेट में नुमाइंदे थे उनके हवाले से बात हुई है, उनके 2 तरह के स्टेटमेंट आ गए, दाएं भी और बाएं भी। तो ये जो कुछ भी है इसको अगर तो हम कोई चले कहने की हद तक जमहूरी मुल्क हैं तो इन चीज़ों को अटेंड करना पड़ेगा। तो इनका इम्पैक्ट आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को ज़रूर देखेगी? देखना चाहिए, मुझे नहीं पता देखेगी तो ये तो गैब का इल्म होगा, मगर देखना चाहिए, ये मेरी बात। क्योंकि एतराज़ात तो इसके ऊपर इसी बुनियाद के ऊपर, इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर उठाए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो सियासी फ़ज़ा है उसके अंदर कुछ अदम एतमाद का नज़र आ रहा है हमें सिलसिला। मौलाना साहब का तो मैंने आपको बता दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं गुज़िश्ता 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो उससे कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नाराज़गियाँ बढ़ गई हैं। देखिए, बिलावल साहब का और नून लीग का जो मामला इंटर क्लास टूर्नामेंट है, ओके, वो आपस में जो है ना वो कभी कभी जो है ना फुटबॉल या हॉकी खेल लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो रेफरी जो है उनके दरमियान सीज फायर करवा देते हैं। तो इस तरह के मामला में जो है ना वो जब वो शरीक सफर हैं और शरीक इक़्तिदार हैं, वो भी शरीक इख्तियार नहीं हो सकते, तो उस मामले में जो है ना वो कभी कभी फिर गलतफहमियाँ आ जाती हैं, फिर जो है ना फैसला करवाने वाला फैसला करवा देता है। आपको क्या लग रहा है कि आप इस वक्त क्या गेज कर रहे हैं सियासी, मतलब जिसे कहते हैं ना पल्स अवाम की जो है, उसके मुताबिक क्या इसमें कहीं आगे तब्दीली होती हुई नजर आ रही है चीज़ों में? फिल वक्त जो है ना वो मेरा ख्याल है कि मामला इसी तरह से चलेंगे उस वक्त तक जब तक PTI के अंदर कोई एक सोच पैदा नहीं होती हर मामला सलाह मशवरे के साथ करने का, और कोई अपोजिशन जो है वो किसी एक पेज पे नहीं आती। अपोजिशन एक पेज पे नहीं आ रही। आप देखिए कि आज तक दोनों ईवानों में, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी किसी मुतहद्दा अपोजिशन का कोई वजूद नहीं है। एक इत्तेहाद जो इन्होंने बनाया था PTI ने और बाज़ जमातों ने मिलके, उस इत्तेहाद के सरबराह जो है ना आप देखिए वो मंजर आम पे नहीं है और शायद या बवजह जो है वो इस्लामाबाद भी नहीं आते। तो आप ये समझते हैं कि अगर आप लोगों से मुशावरत की गई, क्योंकि 24 तारीख को जो फाइनल कॉल दी गई है और ये कहा जा रहा है कि शायद ये बानी PTI की तरफ से दी गई है और इस्लामाबाद के लिए दी गई है, आपसे अगर मुशावरत हो तो आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, हम ये मशवरा देंगे कि जो कुछ करें सोच समझ के करें, प्लान करके करें। ये इस तरह से जो है ना हैफाजत में जो है तहरीकें नहीं चलती, इस तरह से लोगों को कॉल दे के अपने वर्कर्स को मायूस नहीं करते। ये वर्कर्स को मायूस करना है। अब इसके बाद फिर 2 सवाल पैदा हो जाते हैं, वर्कर्स को जानबूझ के मायूस किया जा रहा है या आपके यहाँ जो है ना तजर्बे की कमी है? ये इन 2 सवालों का आंसर आना बाकी है। लेकिन अगर आपसे मुशावरत की गई और आपको ऑफर की गई कि हमारे साथ शामिल हो, हम मुत्तहदा एक अपोजिशन बनाने के लिए इसमें इकट्ठे इस मकसद के लिए निकलें, तो आप लोग तो मतलब हमारा कौन सा जो ना ऐसी बात है कि जिसके ऊपर हम PTI के साथ बैठे? PTI के साथ हम सिर्फ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। PTI उस दांधली में, उस मसले में खैबर पख्तूनख्वा में खुद भी एक शरीक है। तो हम किस लिए जो है ना वो PTI के साथ बैठे हैं? और पहले या तो वो ये कहते हैं कि आए ट्रांजिट करवाते हैं हम जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में, और उस ट्रांजिट के नतीजे में वो अपना जो है ना अपनी गवर्नमेंट का जेन्युइन होना साबित कर देते, फिर तो हम सर आंखों पे जो है ना आगे उनके साथ बढ़ सकते थे। अब एक जगह पे वो शरीक सफर है और दूसरी जगह पे वो हमारी मदद चाहते हैं कि हुकूमत गिराने के लिए, तो हम कोई रेंट क्राउड तो नहीं है।
ओके, यानी कि आपके ख्याल में कि आप लोगों को अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक उनके साथ मुशावरत ज़रूर करनी है, जैसे अभी आईनी तरमीम के हवाले से हो रहा था। अब आप आगे के लिए इन एहतजाज या फिर इस तरह की तब्दीली के हवाले से वो बुलाएंगे या वो इत्तेहाद करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों की तरफ से इसमें कोई पेशरफ नहीं नजर आएगी। अच्छा कामरान साहब, मुझे नहीं पता कि वो पेशरफ नजर आएगी या नहीं आएगी। जब वो कोई ऑफर आएगी या कोई शख्स आएगा, जब कोई फोकल पर्सन आएगा, फिर उसकी बात होगी तो उस पर गौर किया जा सकता है। मगर ये कहना कि जी हम जो है ना उन्होंने एक कॉल दे दी और हम जो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क़यादत आपको कौन सी नज़र आ रही है इस वक्त? हुज़ कॉलिंग द शॉट? मतलब आपने देखा कि इस वक्त जो क़यादत है वो कभी कहा जा रहा है बुशरा बीबी की तरफ से होगी, उनकी बहनें स्टेटमेंट्स दे रही हैं, बैरिस्टर गौहर का कुछ पता नहीं है कि उनके ऊपर ब्रीफ किया जाए कि ना किया जाए। तो आपस में भी अंदर पार्टी के मुझे लग रहा है कि आपके ख्याल में कुछ मामला गड़बड़ है। वैसे तो उस पार्टी का अपना मसला है, मगर वहाँ पे इवन जो है ना ये मैंने एक पैगाम मौलाना साहब को दिया था उनकी तरफ से, तो मौलाना साहब ने मुझे जवाब में कहा था कि पहले उनको कहें कि फोकल पर्सन हमारे हवाले से मुकर्रर करवाएं, ताकि हमें पता हो कि वो जो मैसेज है वो जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इस वक्त जो हमने अहाता किया चीज़ों का, जो इस वक्त सरफेस के ऊपर हमें चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उनको देखते हुए अपने राय सुनी हमारे रहनुमाओं की, मुख्तलिफ जमातों के। फ़ैसला आप कीजिएगा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।